हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ। एक्ट है हमारा BNSS या CRPC। BNSS जो हमारा न्यू एक्ट आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो हमारा पहले CRPC था। CRPC को पहले हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और जो अब आया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आगे चलते हैं। अगर आपका BNSS लिखा आएगा तो आपका कोड 5006 लिखा आएगा। अगर CRPC नाम से आएगा तो आपका 5002 कोड आएगा। ये 506 भी हो सकता है और ये 502 भी हो सकता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने की जो संभावना है 70% प्लस बनी रहती है, आने की संभावना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है और वो है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वहां पर लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट, न्यूज, वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आप लॉ के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या आप पास कर चुके हो या आप बैक की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ लॉ से जुड़े हुए, तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से उसे क्लिक कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा परिवाद। ठीक है, तो हम पहले परिवाद को जानेंगे, परिवाद होता क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। परिवाद से आपका क्या अर्थ है? इसके आवश्यक तत्व बताइए। उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसका मजिस्ट्रेट पालन करेगा जब कोई परिवाद उससे किया जाता है। आगे चलते हैं। परिवाद क्या होता है, परिवाद का क्या अर्थ है? देखो, जब किसी दो पक्षों में विवाद होता है, पक्ष A और पक्ष B। ठीक है, पक्ष A और पक्ष B, द्वितीय, इनमें आपस में विवाद हुआ। इनमें से कोई भी एक पक्ष जाकर अपनी FIR लिखा सकता है। जो पहले जाएगा उसकी FIR लिखाई जाती है। ठीक है ना, तो जैसे सपोज करो A गया पहले, A ने अपनी FIR लिखा दी। ठीक है, केस हो गया समाप्त। आगे बात कर रहे हैं दूसरी। A है और B पक्ष है। A और B का विवाद हुआ। A या B, इनमें से कोई पक्ष ले लो। अब हम B लेंगे, पहले हमने A लिया तो B ले लो। इन दोनों की क्या हुई? आपस में लड़ाई या कोई भी झगड़ा हो। B गया FIR लिखाने, लेकिन इसकी FIR लिखने से मना कर दिया और इसे वहां से भगा दिया। ठीक है, तो ये अपने बचाव में उस अपनी घटना को जो उसके साथ घटित हुई है, ठीक है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। किस मजिस्ट्रेट के सामने? अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के सामने, क्षेत्राधिकार वाले। ठीक है, उसको कहते हैं परिवाद। अब बात आती है मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट इस केस को स्वीकार भी कर सकता है या खारिज भी कर सकता है। ठीक है, साक्ष्यों की परीक्षा भी ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं? कार्य हैं
उन सभी का वर्णन इस प्रश्न के आंसर में हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। परिवाद का अर्थ, धारा 2 घ के अनुसार, देखो ये हमारी जो 2 घ है, ये CRPC के सेक्शन 2 घ में है क्या, परिवाद हमारा। ठीक है, और ये जो परिवाद है हमारा 21J, ये हमारे BNSS में है, BNSS। तो आपको क्या याद करना है, 2 घ की जगह 21J याद करना है परिवाद। ठीक है, तो इसे आप लिख लेना, क्योंकि मैं पुराने और न्यू दोनों ही करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। परिवाद से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, तो यहां पर आप लिखना दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, क्या आपका जो आपके पेपर आएगा वो ऐसे आएगा, हिंदी में लिखकर BNSS, ठीक है, 2023। परिवाद से आप क्या समझते हो। ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या BNSS 2023 परिवाद से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ठीक है, और यहां पे आपको जहां पर ये लिखा मिले आप ये लिखते जाना। परिवाद से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई के लिए कोई लिखित या मौखिक कथन से है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, परंतु उसे पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। यहां पर बोला गया है, इसमें वो चीज आती है जो मजिस्ट्रेट के लिए लिखित हो या मौखिक, कोई सूचना वहां पहुंचाई हो, कोई पत्र या कोई कथन वहां पहुंचाया हो, लेकिन इसमें FIR शामिल नहीं होती है लिखित में। परिवाद में FIR का कोई मतलब नहीं होता है। अगर FIR ही हो गई होती तो हमें मजिस्ट्रेट के पास परिवाद लेकर जाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवाद का वास्तविक उद्देश्य है कि मजिस्ट्रेट तक इस बात तक की सूचना पहुंचाए कि कहीं अपराध घटित हो गया है। परिवाद का क्या अर्थ है कि मजिस्ट्रेट जो है क्षेत्र का, उसके समक्ष यह सूचना पहुंचाए कि कोई घटना घटित हुई है। पहले अधिकार कहां पर होता है पहुंचाने का सूचना, पुलिस थाने, और पुलिस थाने में आपकी FIR ली नहीं या कोई बहाना बना दिया या आपको वहां से भगा दिया, तो उस स्थिति में आप मजिस्ट्रेट के समक्ष जाओगे और उसकी कार्रवाई करनी है। इसलिए यह आवश्यक नहीं होता कि जो व्यक्ति पीड़ित हुआ हो केवल वही परिवाद करे, बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध का ज्ञान है परिवाद कर सकता है। जैसा कि FIR की बात होती है, FIR करने के लिए स्वयं व्यक्ति भी जा सकता है या उसके संबंधी जा सकते हैं, ठीक है, या उसके दोस्त जा सकते हैं। उसी प्रकार से परिवाद वहां पर कोई भी कर सकता है, स्वयं भी हो सकता है, ठीक है, और संबंधी भी जा सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, या कोई अन्य भी हो सकता है। अन्य में तुम्हारी संस्था, समिति, बोर्ड भी आते हैं। ठीक है, और भी कोई हो सकता है। आगे चलते हैं। बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध का ज्ञान है, लेकिन वो कर सकता है जिसे अपराध का ज्ञान हो। आगे चलते हैं। परिवाद कर सकता है, परिवाद में कुछ तथ्य ऐसे होने चाहिए जिनमें अभियोग प्रमाणित हो, यानी अपराध की कुछ सामग्री उपस्थित हो, मतलब उस बातों से लगे कि हाँ अपराध हुआ है, हो सके, और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई करनी हो। परिवाद के पेश होने पर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। जब हम कोई लिखित कथन या मौखिक कथन लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं
तो हमारे कथन से, हमारे पत्र से, परिवाद से इस प्रकार की बातें झलकें, इस बार प्रकार की सत्यता झलके कि हाँ वास्तव में इस प्रकार का कोई कृत्य हुआ है और इसकी सुनवाई नहीं हुई है और मैं इसकी सुनवाई कर सकता हूं। ठीक है। दूसरा, मजिस्ट्रेट को यह भी लगे कि हाँ ये मेरे क्षेत्र का कार्य है या मेरे क्षेत्राधिकार में ये बात चल रही है। ठीक है, ये व्यक्ति मेरे क्षेत्र का निवासी है। आगे चलते हैं। परिवाद के आवश्यक तत्व। परिवाद के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कोई परिवाद लिखित या मौखिक हो सकता है। परिवाद को मैंने अच्छे से समझाया है, अब भूल मत जाना। यहां से आपका 5, 10 एंड 20 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नंबर 1, परिवाद के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कोई परिवाद लिखित या मौखिक हो सकता है। किसी भी अपराध की शिकायत तब तक शिकायत नहीं समझी जाएगी जब तक कि उसमें कथित तथ्य कोई ऐसा अपराध घटित ना करे जो कानूनी तौर पर दंडनीय हो। देखो, परिवाद में जब तक कोई ऐसी बात ना होगी या ऐसा तथ्य ना होगा जिससे यह लगे कि हाँ विधि का उल्लंघन किया है, जब तक आपके मौखिक या लिखित कथन में यह नहीं होगा, कथन आपका मौखिक हो या लिखित, जब तक आपके कथन से या आपके वक्तव्य से यह न प्रमाण हो कि कहीं विधि का उल्लंघन हुआ है, तब तक मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसमें कार्रवाई नहीं करेगा। और जब मौखिक या लिखित कथन से लगे कि विधि का उल्लंघन हुआ है, तब मजिस्ट्रेट उसमें कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 पॉइंट हो गया। इन चीजों को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस लाइन को 1 2 3 4 लाइनों को आप एक लाइन में कैसे प्रोगे, समझो। परिवाद लिखित या मौखिक हो लेकिन उससे किसी विधि का उल्लंघन होना सर्वोपरि हो या विधि का उल्लंघन हुआ हो। परिवाद में ऐसे तथ्य हों, लिखित या मौखिक, जिससे विधि का उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिख दी है। जैसे परिवाद में लिखित या मौखिक तथ्य से पता चले विधि का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये सारी चीजें हमने किस लिए लिखी हैं? आपको समझाने के लिए, आपका बेस मजबूत करने के लिए, आपको कहीं और भटकना ना पड़े, आपको कोई क्वेरी आपके दिमाग में ना रहे, कोई सस्पेंस आपके पास ना रहे। उन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए हम अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो और आपको पेपर में कैसे करना होता है, बेसिक तौर पर, ये बेसिक तौर पर है और एग्जाम टाइम में हमें ऐसे लिखना है। परिवाद में लिखित या मौखिक तथ्य से पता चले विधि का उल्लंघन हुआ है। खत्म कहानी। ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सटीक हो गया ये। और एग्जामिनर एकदम इसे पढ़ के आपको नंबर दे देगा। आप क्या समझते हो कि हमें 4 4 5 5 6 6 पेज भरने होते? नहीं, ये चीजें आपको समझाने के लिए हैं। पेपर में आपको कम शब्दों में अपनी बात को प्रोना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट है, परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पुलिस अधिकारी के सामने किए गए उसी कार्य को प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? FIR, प्रतिवेदन। FIR मतलब उसी कार्य को जो FIR के जरिए किया जाता है वो पुलिस के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, तब FIR बनती है, प्रतिवेदन कार्य किए जाते हैं और जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं उसे परिवाद कहते हैं। तो हम इस लाइन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और प्रतिवेदन पुलिस अधिकारी के सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आप अपने अपने शब्दों में इसे बना सकते हो और भी आप अच्छी भाषा, अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए बेसिक तौर पर लिखना जरूरी होता है हमारे द्वारा। तीसरा नंबर का पॉइंट है, परिवाद में जिस घटना का वर्णन हो उसके किसी न किसी तथ्य को अपराध बनना चाहिए जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्रवाई हो सके। मतलब जिस तथ्य का हम वहां पर कथन कर रहे हैं, जिस कथन को हम तथ्य के रूप में दे रहे हैं, उन कथनों से या तथ्यों से ऐसा लगे कि यहां अपराध कारित हुआ है। ठीक है, जिससे कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन
कार्रवाई की जा सके। आपने इस प्रकार की कहानी बना दी, घटना दिखा दी जो विधि का उल्लंघन ही ना करती हो, तो उस पर दंड प्रक्रिया संहिता की कोई धारा ना लगती हो, तो उसमें कोई परिवाद थोड़ी चल सक पाएगा, उसमें कोई केस थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। आगे चलते हैं। परिवाद का उद्देश्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करना है, 4th नंबर का पॉइंट। 5th है, परिवाद के लिए आवश्यक नहीं है कि वे पीड़ित पक्ष द्वारा ही पेश किया जाए। देखो इस लाइन को थोड़ा डीपली समझना। परिवाद के लिए आवश्यक नहीं है कि वह पीड़ित पक्ष द्वारा ही पेश किया जाए, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ये नहीं है कि जो एक पीड़ित पक्ष है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया है, एक पक्ष दूसरा पक्ष, तो ये अगर सपोज करो ये पीड़ित है, ये ही डाल सकता है, नहीं, ये भी परिवाद डाल सकता है अपने बचाव में। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आपको मैं समझा देता हूं, ए और बी में आपस में विवाद हुआ। ठीक है, विवाद गंभीर प्रकृति का हुआ। ए अपनी एफआईआर लेकर कोर्ट में पेश होता है पुलिस अधिकारी के साथ, यानी ए पुलिस थाने गया और उसकी एफआईआर बनी और एफआईआर को लेकर वो कोर्ट चला गया। ठीक है, वादी जो पुलिस थाने गया तो पुलिस वाले ने उसकी सुनवाई ना की और उसे धमकू के भगा दिया कि आपने तो उसका उल्टा ही नुकसान कर दिया है। तो ये जो बी है ये परिवाद लेकर मजिस्ट्रेट के सामने जा सकता है और उस घटना का वर्णन कर सकता है कि हमने किन परिस्थितियों में इन कार्यों को अंजाम दिया है, ये झगड़ा क्यों हुआ है, गलती हमारी नहीं है, गलती इनकी भी है। ठीक है, या ये जानबूझकर अपने चोट मार के ले आए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद चोट मार ली हो, उसके लिए ये परिवाद डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पुलिस दबाव में भी कार्य करती है, कोई ऊपर प्रेशर हो, ठीक है, तब एफआईआर लिख ली हो और इस पक्ष को भगा दिया गया हो, तो ये परिवाद दे सकते हैं। अब बात आती है, इसको बोलते हैं क्रॉस केस। हालांकि ये एफआईआर केस है, स्टेट केस हो गया है, ए ने बी के ऊपर करा और बी ने ए के ऊपर केस करा। ठीक है, अब ए वाला जो केस था, केस नंबर 1, इसका जो एफआईआर का जवाब है बी देगा। ठीक है, और वी का अगर परिवाद स्वीकार कर लिया है, दूसरे नंबर का बी का जो परिवाद है ये स्वीकार कर लिया है, तो इसका जवाब ए देगा। ठीक है, प्रतिवादी के तौर पर। इसके केस में ये प्रतिवादी हो गया और इसके केस में ये प्रतिवादी हो गया। बात को समझना मेरी को। अब ये केस कैसे बनेंगे अब तुमको बता देता हूं। जिसमें एफआईआर हो गई है वो तो इस प्रकार से बनेगा, बी बनाम स्टेट केस। ठीक है, और जो इसने डाला है बी ने, वो बनेगा बी बनाम ए, इस प्रकार से। ठीक है, केस दोनों ही डाल सकते हैं, एक डायरेक्ट एफआईआर के जरिए पड़ गया, इसने परिवाद के जरिए डाल दिया। अब ये किसने घेरा है, ये तो ए ने घेरा है। ठीक है, ए इधर पक्ष में आ गया है स्टेट माई को, तो इसमें बी जवाब देगा। बी क्या हो गया, प्रतिवादी। किसमें हो गया, बी, और यहां प्रतिवादी कौन हो गया, ए। इसको बोलते हैं क्रॉस केस करना। आगे चलते हैं। परिवाद का उद्देश्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करना है। परिवाद के लिए आवश्यक नहीं है कि वह पीड़ित पक्ष द्वारा ही किया जाए, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। परिवाद में उस सबूत का वर्णन किया जाना जरूरी नहीं है जो उसके पास मौजूद है। जब हम परिवाद करते हैं तो परिवाद में यह जरूर नहीं है कि हम अपने सबूतों को भी वहां पर बताएं, नहीं, सिर्फ आप घटना का वर्णन करो। सबूत देने दिखाने का कार्य बाद का होता है। ठीक है, सबूत गवाह ये सब बाद में पेश करने की बात है,
पहले आप अपना परिवाद लेकर जाइए। आगे चलते हैं। देखो, कोशिश की है मैंने इसको आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। अभी आपकी BNSS CRPC की काफी वीडियोस हैं, वहां किसी ना किसी में के जरिए मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेट से परिवाद। किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रवर्तन यानी चालू करने के लिए न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में पीड़ित व्यक्ति को अभियुक्त के विरुद्ध 2 विकल्प प्राप्त होते हैं। कौन कौन से विकल्प प्राप्त होते हैं? नंबर 1, अभियुक्त पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवेदन मतलब होता है कोई याचिका, कोई अपने वचन। भाई FIR एक वचन ही तो होगा, कोई कथन ही तो हो गया, ठीक है। दूसरा, अभियुक्त मजिस्ट्रेट के पास परिवाद संस्थित कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर तो है अभियुक्त पुलिस अधिकारी के द्वारा FIR करा सकता है। दूसरा, अगर FIR नहीं हो रही है तो अभियुक्त मजिस्ट्रेट के पास परिवाद लेकर जा सकता है। 2 अधिकार होते हैं। आगे चलते हैं। परिवादी की परीक्षा। धारा 200। अब ये जो है 200 आपकी CRPC की है, ये है CRPC 200 और BNSS में होगा आपका 223, ठीक है भाई। ये वाला होगा, याद कर लेना। यहां पर मैं लिख देता हूं 223। आगे चलते हैं। परिवादी की परीक्षा। परीक्षा का मतलब क्या है? उसके एक लिखित कथन को या मौखिक कथन की परीक्षा करना कि या ये सत्य बोल रहा है या कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमारे समक्ष पेश हो गया है, ठीक है, उस चीज के लिए। परिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद आता है तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि परिवादी की परीक्षा में क्या है, कोई केस, कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष गया तो मजिस्ट्रेट उसकी सत्यता को परखेंगे। ये नहीं है कि आप आए उन्होंने स्वीकार कर लिया, नहीं, उसकी सच झूठ की परीक्षा वो कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। नंबर 1, वह प्रतिवादी एवं उसके साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा करें। भाई ये प्रतिवादी अपने सबूत भी तो लेकर जाएगा, साक्षी भी तो लेकर जाएगा, उसकी परीक्षा करें। दूसरा, ऐसी परीक्षा के सारांश को लेखबद्ध करें और उसको लिखें कि भाई क्या क्या आप बोल रहे हो, उनको वो लिखते रहें, ठीक है। तीसरा, उस पर अपने हस्ताक्षर करें। कौन? परिवादी और उसके साक्षी, कि भाई जो आप यहां पर कहने आए हो कि हाँ घटना घटी है और इस प्रकार का कृत्य हुआ है, विधि का उल्लंघन हुआ है, आपकी बात सत्य है, लेकिन आप उसके लिए सिग्नेचर तो करो। आगे कोई कार्रवाई होगी तो आपको पकड़ के लाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अपवाद। धारा 200 की जगह क्या है? 223, जैसा मैंने यहां पे बताया है, ठीक है। धारा 200 के 2 अपवाद हैं। 2 अपवाद हैं, अर्थात 2 अवस्थाओं में मजिस्ट्रेट किसी परिवाद पर परिवादी या साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। 2 बातों पर बाध्य नहीं कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, यदि ऐसा परिवाद लिखित रूप में किसी लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया है अथवा न्यायालय द्वारा किया गया है। मजिस्ट्रेट परीक्षा कब नहीं करेगा? जब किसी लोक सेवक मतलब होता है कोई सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, उस परिवाद को करे तब उसकी परीक्षा नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद को जांच या विचारण के लिए
धारा 192 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। 192 की जगह तो आपको करना है 212, ठीक है, 212। इसमें क्या बोला है, दोबारा से सुनो, सेक्शन मैंने बता दिया है ओल्ड और ये न्यू। यदि मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद को जांच या विचारण के लिए धारा 212 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है, इसका मतलब ये है अन्य मजिस्ट्रेट के पास कब भेजेगा, जब उसका क्षेत्राधिकार ना होगा, ठीक है, क्षेत्राधिकार नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट के पास परिवाद लेकर गए, ठीक है, और उसने उस परिवाद को देखा और पढ़ा, ठीक है, तब वह मजिस्ट्रेट यह जानेगा कि यह हमारे क्षेत्र का परिवाद नहीं है, तो उसको उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके पास उसका क्षेत्राधिकार है। अगर अब बात आती है कि उसको उस पर परीक्षा क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट ने उसे जांच लिया है। अगर वो उसके क्षेत्राधिकार या किसी अन्य के क्षेत्राधिकार का नहीं होता और उससे यह पता चलता कि विधि का उल्लंघन नहीं है, तो वह उसे वहीं खारिज कर देता। लेकिन उस मजिस्ट्रेट को पढ़ने के बाद लगा कि हाँ विधि का उल्लंघन है और इस पर वाद बनता है, परिवाद बनता है, तो वो दूसरे वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा और वो इस पर इस प्रकार की परीक्षा नहीं करेगा, ठीक है, कि भाई पहले मजिस्ट्रेट ने भेजा है, कोई सोच समझ कर ही भेजा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि मजिस्ट्रेट किसी परिवाद को धारा 192 के जगह हमें 212 है के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास परिवादी या साक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात भेजता है, तो मजिस्ट्रेट जिसके पास वह परिवाद जांच या विचारण के लिए भेजा गया है पुनः परिवादी या साक्षी की परीक्षा के लिए बाध्य नहीं होगा। तो यहां पर एक चीज और कही गई है, अगर पहले वाले ने जो भेज रहा है उस मजिस्ट्रेट ने पहले ही साक्ष्यों की परीक्षा ले ली है, जांच और विचारण पहले ही कर लिया है, लेकिन उसे पता चला जांच और विचारण करने के बाद कि हमारे क्षेत्राधिकार का मैटर नहीं है, उसे क्षेत्राधिकार में भेज देता है, ठीक है, तो दूसरा वाला मजिस्ट्रेट उस प्रकार से दोबारा से जांच नहीं करेगा, दोबारा से विचारण नहीं करेगा और परीक्षा नहीं करेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो कि उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, बात आती है क्षेत्राधिकार की, ठीक है, ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति द्वारा परिवाद कर दिया जाता है जिस परिवाद का क्षेत्राधिकार उस मजिस्ट्रेट को नहीं है जिस पर परिवाद किया गया है, ठीक है, यानी कि जिसको परिवाद किया गया है उसको अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं। नंबर 1, जहां परिवाद लिखित है वहां उसको उचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस आशय को पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा। क्या है, जहां का वो उचित न्यायालय है उसको पृष्ठांकन करके वापस कर देगा कि भाई आपका ये जो बात है परिवाद जो है सही है, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार दूसरा न्यायालय है, मैं उसका नाम बताए दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर इसे पेश कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां दूसरा पॉइंट है, जहां परिवाद लिखित नहीं है वहां लिखित परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश। अगर देखो वो लिख कर लेके गया है, लिखकर, तो पृष्ठांकन करके उसे भेज देगा। अगर लिखित नहीं है तो उसे निर्देश देगा, निर्देश यानी सलाह देगा कि आप उस न्यायालय में जाइए। आगे चलते हैं। कार्रवाई को स्थगित करना, इसको अच्छे से देखेंगे। कार्रवाई को स्थगित करना धारा 202 यानी 202, लेकिन अब ये आपकी 202 में ना आकर यह आपकी 225 में आएगी,
225। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये BNSS की धारा है न्यू, ठीक है, BNSS धारा 225 यानी 202 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होता है और ऐसी कार्रवाई के दौरान वह अभियुक्त को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशिका जारी कर सकता है, लेकिन सदा ही यह आवश्यक नहीं होता। देखो, इस चीज को हमने अभी रीड किया है, लेकिन इसके शब्दों को अच्छे से समझते हैं, बातों को। इसमें बोला है मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये अभियुक्त तो है क्या? एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, ठीक है। वादी ने FIR के जरिए इसके ऊपर केस डाल दिया। अब प्रतिवादी अपने बचाव में परिवाद लेकर गया, ठीक है, किसके पास? पुलिस के पास। सॉरी, पहले अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास गया, पुलिस ने इसकी ना सुनकर वादी की बात सुनी और उसे FIR में तब्दील कर दिया। अब ये प्रतिवादी कहां जाएगा? तो ये अपना परिवाद लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट का क्या अधिकार है? ये पूरी सुरक्षा करे, किसकी? परिवादी की, प्रतिवादी की, अभियुक्ता की, सॉरी अभियुक्त की। अभियुक्ता तो अलग होता है, अभियुक्त की क्या करे? अभियुक्त की रक्षा करे, क्योंकि इसकी तो FIR हो गई, इसने तो इसके ऊपर केस डाल दिया। अगर ये व्यक्ति अपने बचाव में, भाई ये झूठा भी तो केस करा सकता है, ठीक है, तो ये अपने बचाव में परिवाद करके मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और मजिस्ट्रेट को बहुत सारे अधिकार हैं कि वो अभियुक्त की सहायता करें। परिवादी को ही अभियुक्त बोला जाता है। आगे चलते हैं। अर्थात प्रत्येक परिवाद पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आदेशिका जारी करने के लिए बाध्य नहीं होता। वह ऐसी आदेशिका को स्थगित कर सकता है और ऐसी आदेशिका को स्थगित करते हुए नंबर 1, वह स्वयं उसकी जांच कर सकता है। दूसरा, उसे अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य किसी व्यक्ति को निर्देश कर सकता है। अब उसके पक्ष में क्या कार्य कर सकता है मजिस्ट्रेट? या तो उसमें दोबारा से जांच कराएगा, किसमें? उस केस में, वादी और प्रतिवादी के केस में दोबारा से जांच कराएगा, भाई जांच करो, ठीक है। या वो किसी अन्य पुलिस अधिकारी को, आदेश देगा कि भाई इस मामले में दोबारा से जांच की जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इस धारा का मूल उद्देश्य है उस परिवादी की सत्यता का पता लगाना है, नंबर 1, एवं अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना है कि कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार है या नहीं, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसी आदेशिका से कोई परेशानी न हो, ठीक है। भाई ये प्रक्रिया मजिस्ट्रेट क्यों किसी के पीछे पड़ रहा है, क्यों किसी की सहायता कर रहा है, क्यों परिवाद? जब एक तरफ से FIR हो चुकी है तो वो दूसरे पक्ष की बात क्यों सुन रहा है? भाई पुलिस ने तो FIR बना दी, भाई सत्य बात होगी? नहीं, कभी कभी FIR भी झूठी साबित हो जाती है, ठीक है। उसके लिए वादी के साथ साथ प्रतिवादी को भी पूरा मौका दिया जाता है। प्रतिवादी देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मैंने बता दिया, एक तो वादी ने केस करा हो और इसको न्यायालय ने समन भेजा हो कि तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, आप कोर्ट आइए और अपने बचाव में बोलिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, ये केस होगा स्टेट बनाम प्रतिवादी का नाम, ठीक है। दूसरा, एक होगा वादी या प्रतिवादी में से कोई एक पक्ष मजिस्ट्रेट के पास जाए, ठीक है। अब सपोज करो वादी ने केस करा, इसके नाम पर प्रतिवादी के, ये स्टेट केस हो गया FIR होने के बाद। ये भी FIR ही कराना चाहता था लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई, तो ये मजिस्ट्रेट के पास चला गया, कौन? प्रतिवादी, ठीक है।
तो ये केस क्या हो जाएगा, वादी का नाम ए रख दो, इधर बी रख दो, तो ये केस हो जाएगा बी बनाम ए। ठीक है, ऐसे प्रतिवादी परिवाद लेकर गया। जब पुलिस कार्रवाई ना करती हो तो हम अपनी समस्या को मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकते हैं। तो हमारा कानून, हमारी विधि, मजिस्ट्रेट यह कहता है कि भाई उस प्रतिवादी को, उस परिवादी को भी तो सुनने का अधिकार है। आपकी एफआईआर हो गई, कोई बात नहीं है, तो उसे भी तो साबित करने का मौका दो कि वो सही है या गलत है। अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना है कि कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार है या नहीं, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसी आदेशिका से कोई परेशानी न हो। इसमें एक केस है और देखते हैं आगे। परिवादों का खारिज किया जाना, धारा 203 के अनुसार परिवादों को खारिज भी कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बताते आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट परिवादों को खारिज भी कर सकते हैं। पहले उसे सुनेंगे, देखेंगे, भाई विधि का उल्लंघन हुआ है तो उसे स्वीकार करेंगे, नहीं तो उसे खारिज कर देंगे। तो ये सीआरपीसी की धारा परिवाद का खारिज किया जाना, खारिज 203, ये किसमें है, सीआरपीसी। लेकिन अब न्यू सेक्शन हमारा BNSS जो लगा है उसमें आपका होगा 227, सॉरी 227 किसी और का है, 226 है, हाँ याद आ गया। इसमें आपका लगेगा 226 यानी 226 परिवादों का खारिज किया जाना BNSS में। आगे चलते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 226। धारा 203 मजिस्ट्रेट को परिवाद खारिज करने की शक्ति प्रदान करती है। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट नंबर 1 धारा 200 यानी कि 223, अब क्या है ये 223 BNSS के द्वारा परिवादी एवं उसके साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा करता है। आगे चलते हैं, धारा 202 के अंतर्गत, यहां पे अंतर्गत इसके स्थान पर यहां पे आपको करना पड़ेगा 225। ठीक है, धारा 225 BNSS के अंतर्गत उसकी जांच अथवा अन्वेषण, जांच और अन्वेषण एक ही शब्द होता है। ठीक है, जांच अथवा अन्वेषण करता है और ऐसी परीक्षा जांच तथा अन्वेषण करने के पश्चात यदि वह पाता है कि उस परिवाद पर कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस परिवाद को खारिज कर सकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कोई अभियुक्त यानी परिवादी परिवाद लेकर गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष होकर अपनी लिखित या मौखिक याचिका दी या कथन किया। उस कथन से मजिस्ट्रेट को लगा कि यह इसमें किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नहीं हो रहा है या ये एक मिथ्या कहानी है, यानी झूठी कहानी ये बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उस को खारिज कर देगा परिवाद को। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं जांच और अन्वेषण करने के बाद, ये नहीं है वैसे ही आया और देखते चेहरा देखते ही मना कर दिया, नहीं, उसकी फाइल की जांच करने के बाद, उसके मौखिक और लिखित कथनों को देखने के बाद, उसके साक्ष्यों की जांच पड़ताल करने के बाद यह पाया कि इसका जो परिवाद है यह झूठा है, मिथ्या है, तो उसे खारिज कर सकता है। आगे चलते हैं, या और भी कोई अन्य कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं, लॉ में कोई एक चीज सटीकता नहीं है, सर्वसत्य नहीं है, और अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिससे मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। ऐसे परिवाद को खारिज किए जाने के कारणों को लिपिबद्ध किया जाना
आवश्यक है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद को खारिज करेगा, उन कारणों को लिखेगा कि आपके परिवाद को किस कारण से खारिज किया जा रहा है, जिससे कि उसे थोड़ी संतुष्टि हो जाए। ठीक है, आगे चलें। फिर कोई भी मजिस्ट्रेट बिना परिवाद का परीक्षण किए उसके परिवाद को खारिज नहीं कर सकता। तो यहां पर बोला है फिर कोई भी मजिस्ट्रेट जब तक उसका परीक्षण नहीं हो जाएगा उसके परिवाद को खारिज नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। जब धारा 203 की बजाय अब हमारा क्या है 226 226, जब सेक्शन 226 के अंतर्गत किसी परिवाद को खारिज कर दिया जाता है तो उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय परिवाद ग्राह्य किया जाता है, किंतु कतिपय विशेष परिस्थितियों में ही। अब बात करते हैं, किसी मजिस्ट्रेट ने तथ्यों को, लिखित कथनों को, मौखिक कथनों को जांचने के बाद, अन्वेषण करने के बाद, विचारण करने के बाद उसको खारिज कर दिया। ठीक है, खारिज करने के बाद उसी तथ्यों पर, उन्हीं तथ्यों पर दोबारा से परिवाद आता है तो उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में, कतिपय मामलों में, यानी कि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और उसको बहुत सटीकता से जांचना हो, ठीक है, तब उसे स्वीकार कर लेगा। ना कि एक या दो बार में निर्णय लिया जा सकता है, उसमें डीपली सोचा जाएगा। जैसा कि मैंने एक बात बताई थी, लॉ के अंदर हर चीज का अपवाद है, कोई भी चीज सर्वथा सत्य नहीं है। तो यहां पर बोला है उसे भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में, यानी हर किसी में कोई एक आध, जैसे 1000 में से कोई एक आध केस आ जाए, 10,000 में से कोई 2-4 केस आ जाए, ऐसे तो कोई बहुत कम चांस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पूनम चंद्र जैन बनाम फजरू। तो इसका ये जो केस है इसी से रिलेटेड है, इसको एक बार खारिज कर दिया गया था, दोबारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्रवाई का आरंभ किया जाना, किसी मामले का विचारण आरंभ करने से पहले कुछ औपचारिक कार्रवाई का पूरा किया जाना जरूरी होता है। ठीक है, औपचारिक कार्रवाई उनको पूरा किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर विचारण उचित प्रकार से सही नहीं हो सकता और तत्काल न्याय का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक मजिस्ट्रेट के सामने विचारण नहीं होगा तो उसको सही से न्याय नहीं मिलेगा और तत्काल यानी जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, सेक्शन 204 की जगह अब हमारी जो BNSS है उसकी जो न्यू जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा हमारा 227 और ये किसका है, 204 की जगह 227, ये BNSS और ये CRPC। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हैं तथा यदि उनको दिखाई दे कि, आगे चलते हैं, यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय बिल्कुल सटीक है, ठीक है, तो वो कुछ चीजों को देखेगा। नंबर 1, वह मामला समनबाध है तो वह अभियुक्त को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करेगा। अब बात करते हैं कैसे। परिवादी ने बाद डाला, उसे स्वीकार कर लिया गया है तो वो क्या हो गया, बाद हो गया। ठीक है, अब परिवादी का नाम है A और ये है B, तो अब B के पास क्या जाएगा, समन। ठीक है, कि आपके ऊपर केस किया है। लेकिन इससे पहले एक ट्विस्ट और है, हालांकि मैं काफी बार बता चुका हूं, ये जो B है, B ने FIR करी है किसके ऊपर, A के ऊपर। ठीक है, FIR का मतलब होता है
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस बी के ऊपर ए ने पहले से ही एफआईआर कर रखी है, ठीक है, सॉरी बी ने ए के ऊपर पहले से ही बेचारे के ऊपर एफआईआर कर रखी है, और इसको बोलते हैं स्टेट केस। जहां पर एफआईआर हो जाती है स्टेट के नीचे बी का नाम दबा हुआ है। बी ने ए के ऊपर केस कर रखा है। अब ए अपने बचाव में गया था केस करने के लिए, ए को केस मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। पहले तो ए को इसके केस में हाजिर होना पड़ रहा था प्रतिवादी के रूप में, ये था प्रतिवादी यहां पर, ठीक है। अब ए ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा केस कि भाई मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है और मेरे संग ज्यादती हो रही है, और मेरे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ सबूत हैं, कुछ गवाह हैं, उनको मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। और मजिस्ट्रेट ने इसकी बात को सुनते हुए इसके परिवाद को स्वीकार कर लिया। अब ये इसके ऊपर सम्मन पे लेगा, बी के ऊपर। पहले तो बी यहाँ पे दबदबा दिखा रहा था, अब ए इसके ऊपर दबदबा दिखाएगा और बी को सम्मन भिजवाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसे, यदि मामला वारंट मामला है तो अभियुक्त की उपस्थिति के लिए वारंट या उचित प्रतीत हो तो समन जारी करेगा, ठीक है, कौन, मजिस्ट्रेट। देखो समन में और वारंट में क्या अंतर होता है। समन का मामला मतलब होता है किसी को सूचना निमंत्रण देना कि आपके ऊपर केस पड़ा हुआ है, आप अपने बचाव में आकर यहां पर कुछ कहिए। वारंट मामला होता है किसी व्यक्ति को सूचना दी कि आपके ऊपर केस पड़ा हुआ है, आप उसका जवाब दीजिए, कोर्ट में आइए, ठीक है। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उस पर वारंट काटे जाते हैं कि आपके ऊपर केस पड़ा हुआ है, या तो अपने बचाव में आकर कुछ कहिए या आपको जेल हो जाएगी, ठीक है, और आपको उपस्थित ही होना है। वारंट का बात है ये। अब तक तो आपको डिले कर रहे थे, आपको एक सूचना दी थी कि आप उपस्थित होइए इज्जत से, लेकिन आप अब इज्जत से नहीं आ रहे हो तो वारंट यानी अब आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये थी मोटे शब्दों में एक डेफिनेशन। यदि मामला वारंट मामला है तो अभियुक्त की उपस्थिति के लिए वारंट या उचित प्रतीत होता हो तो समन भी जारी कर सकते हैं। सम्मन तो जाता ही जाता है, लेकिन अगर वारंट करने का समय है तो मजिस्ट्रेट चाहे तो वारंट की जगह सम्मन फिर दोबारा से भेज सकता है, ठीक है, कि भाई चलो वारंट नहीं, एक बार और सम्मन भेज दो। धारा 204 के द्वारा, अब ये जो सेक्शन है हमारा 227 है बीएनएसएस के द्वारा, धारा 227 के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ उपधारा 1 के अधीन तब कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन के साक्ष्यों की सूची पेश न की जाए। अब साक्ष्यों की सूची, जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है उनके नाम और सूची साक्ष्यों का पता नहीं होगा तो उस पर सम्मन नहीं किया जाएगा, तो उसमें उस चीज का वर्णन करना है, वर्णन किया जाना चाहिए। देखो हर बार मैं बताऊंगा अच्छा नहीं लगता है, आप अपने आप इसमें सेक्शन जोड़ते रहना। धारा 227 के अनुसार लिखित परिवाद पर स्थापित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी। जब उसके ऊपर वारंट या सम्मन किया जाएगा तो उसको सूचित किया जाएगा एक छोटी सी प्रतिलिपि के साथ, एक डेस्क बना के कि आपके ऊपर इस प्रकार का केस पड़ा है, इस व्यक्ति ने किया है, फला तारीख को किया है, फला फला केस में किया है और आपको फला तारीख पर आना है, ठीक है। ये सब उसमें प्रतिलिपि में लिखा होगा। आगे चलते हैं। धारा 227(4) के अनुसार जब तक आदेशी का शुल्क अदा न किया जाए तब तक तो वह परिवाद मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो यहां पर एक चीज और बोली है, आदेशी का शुल्क भी जमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है यहीं पे, उसको मैं इसी में अटैच कर देता हूं।
ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये अक्सर आपके 10 नंबर में आता है। CRPC की जगह अब क्या है, BNSS। ध्यान रखना इसमें क्या है, परिवाद एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर बताइए। परिवाद किसको किया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट किसको की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और परिवाद जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह परिवाद एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर को स्पष्ट करना समीचीन होगा। इन दोनों में मुख्यतः निम्नलिखित अंतर पाया जाता है, किसमें, परिवाद में और प्रथम सूचना रिपोर्ट में। आगे चलते हैं। परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के समक्ष, ठीक है, प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर आप प्रस्तुत लिख लेना। प्रस्तुत का मतलब है लिखवाई जाती है, उसके सामने बोला जाता है, लिखवाया जाता है, ठीक है। परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने और प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने में जाकर पुलिस अधिकारी के सामने लिखवाई जाएगी। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। परिवाद जब डाला जाएगा तो मजिस्ट्रेट जांच करता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अन्वेषण प्रारंभ किया जाता है। अन्वेषण को ही जांच कहते हैं, ठीक है। परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उसमें अन्वेषण करेगा, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पुलिस अन्वेषण करेगी उसमें, ठीक है भाई। ये तो यहां पर एक शब्द और लिख लेना, पुलिस द्वारा। दोबारा से देखेंगे, परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है, ठीक है, और जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पुलिस द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया जाता है। परिवाद होगा, मजिस्ट्रेट जांच करेगी, ठीक है। अगर FIR कराई गई है तो उसमें पुलिस जांच करेगी, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने PDF नोट्स लिए हैं वो इनको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, परिवाद के अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी को भेजा जा सकता है। देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, परिवाद के अन्वेषण के लिए हमारा जो परिवाद है किसके समक्ष जाता है, मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है। और मजिस्ट्रेट उसमें क्या करता है, जांच करता है। लेकिन मजिस्ट्रेट जांच के लिए पुलिस को बोल सकता है कि आप जांच करिए, ठीक है। जबकि लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच हेतु मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा जा सकता। परिवाद पढ़ा, मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद जांच की प्रक्रिया चलाई। उस जांच की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया पुलिस को। लेकिन FIR हुई, उसको पुलिस ने जांच करा। लेकिन अगर पुलिस जांच करने के मन में नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट को आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसकी जांच किसको करनी पड़ेगी, स्वयं पुलिस को ही करनी होगी। ये नहीं है कि मेरा मन नहीं है, मतलब मैं आपको समझाने का एक शॉर्टकट ले रहा हूं। तो पुलिस मजिस्ट्रेट को आदेश नहीं देगी कि आप इसमें जांच करो, इसमें पुलिस ही जांच करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। परिवाद पर जांच के पश्चात अपराध का प्रसंगान लिया जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अन्वेषण के पश्चात आरोप पत्र संस्थित किया जाता है। देखो परिवाद डला, ठीक है, और परिवाद की जांच हुई, तो जांच करने के बाद यानी अन्वेषण करने के बाद उसमें क्या होगा, निर्णय होगा कि भाई हमने इसमें जांच पड़ताल कर ली है, इसमें हम निर्णय देंगे, जजमेंट देंगे, डिग्री पारित करेंगे, ठीक है। अगर FIR की जांच हुई है यानी अन्वेषण हुआ है, FIR के आधार पर अन्वेषण हुआ है, तो जो अन्वेषण हुआ है उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
यानी पेश किया जाएगा। देखो कितना अंतर है, परिवाद डाला गया है और उसमें जांच हुई है तो उसमें निर्णय आ जाएगा। एफआईआर हुई है और उसमें जांच अन्वेषण होने के बाद जो रिपोर्ट बनी है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगी, ठीक है, और उसके बाद उसमें निर्णय के लिए कार्रवाई चलेगी, और कार्रवाई बहुत लंबी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि परिवाद का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, इसे कोई नाम दिया जाना भी अर्थहीन है। परिवाद किसी भी रूप में हो सकता है। देखो जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं, परिवाद किसी भी रूप में किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो मैं चीजें आपको वीडियो में बताता हूं, मैं सिर्फ यह सोचता हूं कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो मेरा जो समझाने का तरीका है आप तक सटीकता से पहुंचे और लौकी ही भाषा में। ठीक है, तो आप उसे सर्वथा सत्य मत मानना, क्योंकि मैं बताता हूं लॉ के अंदर हर चीज के अपवाद हैं। ठीक है, अगर 100 बातें सही हैं तो उन 100 बातों को ही एक बात गलत साबित करने वाली भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि परिवाद का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है और न ही उसके लिए दंड प्रक्रिया की धारा, यानी यहां पर लिखेंगे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 4 की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना आवश्यक है। देखो यहां पर 4 की जो सेक्शन है, सीआरपीसी में भी 4 है और बीएनएसएस में भी 4 है, तो इसको ध्यान रखना, लेकिन नाम चेंज कर लेना आप, दंड प्रक्रिया की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर लेना। सेक्शन सेम है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि परिवाद का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है और न उसके लिए दंड प्रक्रिया की धारा 4(2) की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना आवश्यक है। फिर किसी परिवाद को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि परिवादी राजनीतिक विरोधी है। ठीक है, यदि परिवाद में अंकित दोष, इस लाइन को दोबारा देखेंगे क्योंकि ये फ्लूट की वजह से दिख नहीं रही थी। फिर किसी परिवाद को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि परिवादी राजनीतिक विरोधी है। ठीक है, यदि परिवाद में अंकित दोषारोपण सारभूत है तो उस पर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसका मतलब यह है किसी भी परिवादी के केस को इस आधार पर नहीं हटा देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए कि यह राजनीतिक विरोधी है। अगर वो राजनीतिक विरोधी भी है, अगर उसके तथ्य सारवान है, सत्य है, तो उसके केस को खारिज नहीं किया जाएगा, स्वीकार करके उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसे न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये जो क्वेश्चन था आपका परिवाद, आपका यहां पर समाप्त हो गया है। और दूसरा ही क्वेश्चन इसमें एक था, परिवाद वे एफआईआर में अंतर, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हालांकि क्वेश्चन एक ही है, इसमें क्वेश्चन 2 बन सकते हैं और छोटे छोटे 4-5 नंबर के कहीं से भी कोई भी पॉइंट बन सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।